नमस्कार बच्चों, नेशनल इनकम के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। पार्ट 7 में हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू एडेड मेथड यानी मूल्य वृद्धि विधि, ये वाली विधि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। मूल्य वृद्धि विधि पूरा समझाया है कि इसके पूरे तरीके समझाएं कि कैसे इसे निकाला जाता है। फिर मैंने आपको इसका एक समाहार भी बताया था कि जब भी आप सवाल करोगे सबसे पहले इसी समाहार की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और वो समाहार था आपका जीडीपी एट एमपी, जो कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, जीडीपी एट एमपी को मैंने एक और नाम दिया था, जीवी एट एमपी भी कहते हैं, और मैंने आपको समझाया भी था कि वी की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, बस इतना ही डिफरेंस है। फिर मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था। इसके फॉर्मूले मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ, और प्लीज़ आप सारे जो नोट्स आपने बनाए हैं, आई होप कि आप नोट्स बनाते होगे, जो भी मैं करवाता हूँगा आप उसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखा करें। तो जीडीपी एट एमपी मैंने आपको बताया था, उत्पादन का मूल्य में से मैंने कहा था कि आप क्या कर दोगे, मध्यवर्ती उपभोग को घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाता है, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। अगर सवाल में आपको मूल्य वृद्धि निकालने के लिए बोलता है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। तो मैं पहला सवाल डाल रहा हूं यहां पे, ये लीजिए, मैंने पहला सवाल यहां पे डाल दिया है। और हम जो बुक यूज कर रहे हैं वो संदीप गर्ग है। अगर आप संदीप गर्ग से क्वेश्चन करते हैं, और संदीप गर्ग के क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो कंसेप्ट वाइज है, बेसिक से एडवांस पे जाया जाता है इसके अंदर, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं संदीप गर्ग के करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है इसके अंदर कि फर्म ए और फर्म बी का मूल्य वृद्धि गणना करना है। और मैंने आपको बता दिया था कि मूल्य वृद्धि कह लो या फिर सवाल में जीडीपी एट एमपी कह लो, एक ही बात होती है, अलग नहीं है ये। तो जीडीपी एट एमपी कह लूँ या फिर मूल्य वृद्धि कह लूँ, हम यहाँ पे दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो मूल्य वृद्धि निकालना हमें, और फर्म ए और फर्म बी दोनों का निकालना है। तो फर्म ए और फर्म बी दोनों का अगर मूल्य वृद्धि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग निकालूंगा। फर्म ए का अलग निकालूंगा, फर्म बी का अलग निकालूंगा। तो मुझे फर्म ए का मूल्य वृद्धि निकालना है, तो चलिए आजा लिखते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये पहला सवाल है हमारा, फर्म ए की मूल्य वृद्धि, फर्म ए की मूल्य वृद्धि निकालना चाहते हैं हम, ठीक है ना। फर्म ए की मूल्य वृद्धि कैसे निकालेंगे, देखो आपने पढ़ा है कि मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है। मैं लिख लेता हूं यहां पे एक बार, मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है, मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन और माइनस में मध्यवर्ती उपभोग बताया था। तो देखिए यहाँ पे बिक्री कितनी दे रखी है, फर्म ए की। आप ध्यान रखना, फर्म ए कर रहे हैं तो सिर्फ फर्म ए की ही चीजें देखनी है। तो सेल देखो आप, फर्म ए की सेल कितनी है, तो आप देखोगे कि घरेलू बिक्री। अब ध्यान रखना, ये शब्द कौन सा यूज कर लिया गया, घरेलू। तो आपको मैंने नोट में बताया था कि जब सिर्फ बिक्री लिखा हो तो इसका मतलब दोनों होता है। देखो, बिक्री का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि बिक्री का मतलब इसके अंदर घरेलू बिक्री प्लस में, याद है आपको, निर्यात, बेचना, निर्यात, ये दोनों होते हैं। लेकिन बिक्री नहीं लिखा, घरेलू लिखा है, तो इसका मतलब इसमें निर्यात भी जरूर दिया होगा कहीं ना कहीं। तो आप ढूंढे जरा इसको। तो घरेलू बिक्री कितनी है, 4000। तो मैंने यहां लिख दिया घरेलू बिक्री 4000। अब उसमें निर्यात भी होना चाहिए, तो फर्म ए का निर्यात कहाँ, ये रहा, फर्म ए का नीचे ही दे रखा है। तो फर्म ए का निर्यात आप ले लो, ये जो निकला है ये आपकी बिक्री है सिर्फ। अब आता है स्टॉक में परिवर्तन। तो देखिए, फर्म ए का कोई स्टॉक में परिवर्तन है, नहीं है, तो आप इसे 0 ले लो। माइनस में मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है, फर्म ए ने क्या खरीदा है, क्या परचेज किया है, क्या क्रय किया है। तो फर्म ए द्वारा क्रय कितना है, फर्म ये हो चुका है, फर्म ए द्वारा क्रय कितना है, 200। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 200 ले लिया। अब आप इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर फर्म ए का निकल जाएगा। तो फर्म ए का आंसर कितना निकलेगा, ये जुड़ गया 5000 और 200 घटा दो तो ये निकल गया 4800। ये लीजिए, तो ये पहला निकल गया आपका
आइए फर्म, हम ना फर्म बी का भी निकालते हैं। अब फर्म बी की मूल्य वृद्धि निकाल रहे हैं, मूल्य वृद्धि, फर्म बी की मूल्य वृद्धि। और मूल्य वृद्धि कैसे निकलता है? तो सबसे हम पहले क्या लेते हैं, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन माइनस में क्या लेते हैं, मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए आपको सवाल में बिक्री कितनी देर की है, अब ध्यान रखना यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लेना है, फर्म बी का लेना, फर्म बी का। तो फर्म बी की बिक्री कितनी है, या सीधा सीधा बिक्री दे दिया तो टेंशन ही नहीं है, तो सीधा सीधा बिक्री दे दिया तो 2940 प्लस में स्टॉक में परिवर्तन तो है ही नहीं तो 0 ले लो आप। और मध्यवर्ती का मतलब फर्म बी का क्रय, क्रय कितना है 1300, तो मैं क्या करूंगा इसमें से 1300 घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप इसे घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे घटा भी देता हूँ, फिर भी ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से घटाना, 0 4 9 से 3 का 6 और ये, तो ये आंसर कितना आ गया 1640। आप चाहो तो अपने आंसर को चेक कर सकते हो अगर आपके पास संदीप गर्ग यूज करते हो तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल करेंगे और आई होप कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जो भी कोई दिक्कत होगी हम डिस्कस कर लेंगे। आज ये सवाल नंबर 2 करते हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 2 कर रहे हैं। और अब भी देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप संदीप का यूज करें तो इसमें गलती है और वो गलती मैंने यहाँ पे सुधार दी है। इंग्लिश मीडियम में यही सही दे रखा है, हिंदी मीडियम में गलती हो गई है। गलती ये क्या हुई है कि फर्म ए की खरीद को 320 जो कि ऊपर आना चाहिए था इसने नीचे लिख दिया है, और प्रारंभिक से तो ये दोनों अमाउंट ना बस ऊपर नीचे हो गए और कोई गलती नहीं है इसके अंदर। तो मैंने इसको सुधार दिया है, आपको बता भी दिया है। आप एक एक करके सवाल करते हैं और आप मेरे साथ सवाल करिए, क्वेश्चन को खुद ही करिए, उसके बाद आप मेरे आंसर सॉल्यूशन को देखा करिए। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर पहला निकालना है फर्म ए और फर्म बी के द्वारा मूल्य वृद्धि। तो फिर से मूल्य वृद्धि ही निकालनी है, तो हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले फर्म ए की मूल्य वृद्धि। यहाँ लिखना मेरे को अजीब ही लगता है क्योंकि यहाँ पे जगह बनती नहीं है मेरे लिए। फर्म ए की मूल्य वृद्धि, और आपको मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है फर्म ए द्वारा मूल्य वृद्धि निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। तो आइए जरा इसको ढूंढते हैं इन तीनों चीजों को, ये तीनों चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले फर्म, देखो ये क्या लिखा है, सरकार की बिक्री है, इसका मतलब ये टोटल बिक्री नहीं है, कुल बिक्री नहीं है, क्योंकि फर्म ने क्या किया, सिर्फ सरकार को बेचा ही है। तो बिक्री निकालने में यहाँ पे क्या है, मशक्कत है, यानी मेहनत करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं बिक्री ले रहा हूँ पहले। तो ये सरकार की बिक्री ले ली मैंने। और बताइए फर्म ए ने कहीं और भी किया, परिवार को बिक्री, तो परिवार को बिक्री कितनी दे रखी है यहाँ पे 350, तो ये भी ले लिया मैंने। क्या और कोई फर्म बी द्वारा बिक्री है, फर्म ए द्वारा बिक्री नहीं, तो फर्म बी की बिक्री नहीं, तो बस इतना ही था, 2 ही चीज दे रखी थी, तो ये होगी कुल बिक्री। अब आता है स्टॉक में परिवर्तन, उसके बाद क्या आता है स्टॉक में परिवर्तन। और स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाया जाता है। तो फर्म बी की अंतिम स्टॉक कितनी है, ये रहा फर्म बी का अंतिम स्टॉक कितना है, फर्म बी का अंतिम स्टॉक ये है 40, तो मैंने यहां लिख दिया 40 में से माइनस कर देते हैं प्रारंभिक को। तो फर्म बी का प्रारंभिक स्टॉक कहाँ है, फर्म बी का प्रारंभिक है 30, है ना, ये ऊपर वो है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 30। अब आता है मध्यवर्ती उपभोग, तो मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करते हैं। तो फर्म बी, मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है, खरीद, तो फर्म बी ने क्या खरीदा है, देखो ढूंढो फर्म बी ने कहाँ खरीदा है। फर्म बी द्वारा खरीद नहीं है, बी की कोई बिक्री है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो सबसे लास्ट में आओगे तो फर्म ए द्वारा फर्म बी को बिक्री है। यहां सोचिए इस बात को, कह रहा फर्म ए ने बी को बेचा है, तो बी ने क्या किया होगा, इसे खरीदा होगा। सिंपल सा कैच है कि फर्म अगर ए बेचता है बी को, तो बी क्या करेगा, इसे खरीदेगा। तो बी ने खरीदा, यानी फर्म बी की यही क्या है, बिक्री। तो बिक्री क्या कर देते हैं, माइनस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो जोड़ दिया, यानी 100 और 350 को जोड़ोगे तो ये आएगा 450, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 10, और इसमें से आप क्या कर दो, 200 घटा दो। तो मैं सीधा सीधा घटाता हूँ, ये आएगा, इसको जोड़ दोगे तो ये 460 आएगा, और ये 200, और इसको माइनस करने पर आएगा 260। आई होप कि आपको समझ में आ गया ये कैसे निकला ये। तो ये मैंने निकाल दिया किसका,
फर्म बी की, तो मैंने फर्म बी का सबसे पहले निकाल दिया है। लिखा मैंने ए का था और मैंने निकाला बी का है, गड़बड़ ये हो गई है। तो आप इसको सिर्फ ऊपर वाले को ठीक कर लो। आप कंफ्यूज हो गए हो कि सर ये क्या कर रहे हैं, ए लिखकर बी करे जा रहे हैं, तो माय मिस्टेक। लेकिन हाँ, ये सारा का सारा बी का था क्योंकि मैंने बी का ही लिया है, तो मुझे माफ़ करना। तो ये बी का आंसर निकल गया है। अब हम यहाँ पे इसी का बी पार्ट करने वाले हैं। बी मतलब बी नहीं, इसी का ही पार्ट है, फर्म ए की मूल्य वृद्धि निकालने वाले, ए द्वारा मूल्य वृद्धि। तो फॉर्मूला आपको मैं बता चुका हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन माइनस में मध्यवर्ती उपभोग, ये लेना है आपको। तो आ जाइए, फर्म ए की मूल्य वृद्धि ढूंढनी, ध्यान रखना फर्म ए की। तो सबसे पहले मैंने ए का ढूंढा, तो यहाँ पे तो बिक्री सीधा दे दिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पे, तो सीधा मैं 500 ले लूंगा। स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। अब बोलोगे सर यहाँ फर्म ए ने बेचा है। देखिए, जब सिंपल बिक्री दे रखो तो बाकी फर्म ने कुछ भी किया हो बिक्री में, आप आंखें बंद कर लो उस जगह पे, वो करना ही नहीं, लेना ही नहीं आपको। अब आ लेना है स्टॉक में परिवर्तन। तो फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन सीधा सीधा दे दिया है, स्टॉक में परिवर्तन सीधा सीधा। तो फर्म ए का स्टॉक में परिवर्तन कितना है, 20 है, तो ये मैंने 20 ले लिया। माइनस में फर्म ए का खरीदारी कितनी, फर्म ए की खरीदारी देखिए, फर्म ए ने कहाँ खरीदी है, ये रही, तो 320 है, यहाँ पे आ गया है तो 320। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 320 यहाँ पे लिख दिया। अब बस आपको सॉल्व कर देना इसको। ये लीजिए 500, 320 में से 20 घटा दो तो ये 300 आता है, तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 200 करोड़ है। तो ये निकल गया आपका फर्म ए के मूल्य वृद्धि। अब अगले सवाल में क्या निकालना है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और आपको पता है ना कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी है ये, बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट एमपी। और याद होगा आपको कि मैंने आपको, यानी हम इसका बी पार्ट कर रहे हैं, अब वो ए पार्ट था, बी पार्ट आपको निकालना था जीडीपी एट एमपी। अब देखिए जीडीपी एट एमपी हम क्या करते हैं, बिक्री, हम इसके अंदर लेते क्या है जीडीपी। अब देखो हमारे समाज में जितने भी फॉर्म हो गए सबका जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, इसी को तो मूल्य वृद्धि बोलते हैं हम लोग, स्टॉक में परिवर्तन माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। लेकिन इसमें कैच क्या है, इसमें सबसे बड़ी आसान चीजें हैं कि फर्म दो ही फर्म ही है देश के अंदर। हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ कितने फर्म है, 2 ही फर्म है। अब जब सिर्फ 2 ही फर्म है तो ये दोनों फर्म की तो मैंने निकाल दी ना बिक्री और ये सारी चीजें। तो आप कुछ मत करो, जीडीपी एट एमपी निकालने का फर्म ए की मूल्य वृद्धि ले लो, फर्म ए की मूल्य वृद्धि प्लस में फर्म बी की मूल्य वृद्धि आप ले लो, और इन दोनों को क्या कर दो, आप जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो आपका जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। तो पहला ये रहा आपका, ये रहा 260 निकला था फर्म बी का, और फर्म ए का कितना निकला है 200, और ये कितना है 260। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 460 आएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब तीसरा पार्ट क्या कहता है इसके अंदर, तीसरा पार्ट कहता है साधन लागत पर सकल घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध का मतलब क्या होता है, एनडीपी, एनडीपी और एफसी पे निकालना है, किस पे, एफसी पे। आइए निकालते हैं, यानी इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, सी पार्ट। तो मुझे सवाल में निकालना है एनडीपी एट एफसी। अब देखिए, आप जब भी सवाल दिया हो तो मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, ये समाहार, जीडीपी एट एमपी ही समाहार निकालना है आपको। यानी मूल्य वृद्धि करते समय आपको याद रखना है कि जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है, और जीडीपी एट एमपी निकल चुका है। अब सिंस क्योंकि सवाल में हमें एनडीपी एट निकालना है, तो जो निकालने वाला तो यहाँ लिखते हैं, और जो दिया होता है यानी जो हमने निकाली वहां लिखते हैं। अब इसको चेंज कर लो, तो ये नेट है, आपको याद होगा ये नेट है। नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, याद होगा आपको, मूल्य ह्रास को माइनस किया था, इसको इंग्लिश में हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डी से डी मैच कर रहा है, एफसी है, एफसी। तो एफसी बनाने के लिए याद होगा आपको, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं। तो अब आपको निकालना है, तो ये जीडीपी एट एमपी कितना निकल चुका है 460। आइए मूल्य ह्रास ढूंढते कहाँ है इस सवाल के अंदर। तो मूल्य ह्रास अगर आप ढूंढोगे तो ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये रहा स्थिर पूंजी का उपभोग। अब
आपको बता दूं कि मूल्यह्रास का एक और नाम है स्थिर पूंजी का उपभोग। आपको कुछ नाम मालूम होने चाहिए, तो ये मैंने बता दिया। स्थिर पूंजी का उपभोग कितना है? 120। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्थिर पूंजी का उपभोग कितना है? 120। अब आता है दूसरा, माइनस करते हैं NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहाँ पे है? ये रहा। तो देखिए इसमें कोई कर नहीं है, सीधा सीधा दोनों फॉर्मों द्वारा भुगतान किया गया अप्रत्यक्ष कर। अब शुद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हम उसको 0 मान लेंगे, तो अप्रत्यक्ष कर ही ले लेंगे हम लोग सीधा सीधा। तो अप्रत्यक्ष कर दोनों फॉर्मों की दे रखी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 75 इसका ले लेंगे। अब आप इसको क्या करो? सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो आप इसको सिंपली पहले प्लस कर दो। ये लो 195 माइनस करना है, तो सिंपल 195, 10 में से 5 गया 5, बचा ये कितना? ये बच गया आपका 5, तो 15 में से 9 गया, तो 9 6 15, और ये बच गया 3 में से गया 2, तो ये इसका आंसर आएगा 265। तो ये आपका 265 आ गया। तो ये लीजिए, आपके मैंने तीनों पार्ट निकाल दिए हैं। अगर कोई डाउट लगता है और कोई गड़बड़ लगती है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। आइए एक और सवाल करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ी हार्डनेस बढ़ती जाएगी और आप क्वेश्चन नंबर करते जाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको रीडिंग कर लेते हैं एक बार पहले। कहता है कि फर्म एक्स के लिए 2001 वर्ष के दौरान निम्न आंकड़ों से उस वर्ष में हमें क्या निकालना है? बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया दे रखा है, बाजार की शुद्ध मूल्य वृद्धि। मैंने एक शब्द लिखा, छोड़ो मैं लिख नहीं रहा, अब लिखा तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, तो मूल्य वृद्धि को हम याद हो, शुद्ध का मतलब NVA, तो मूल्य वृद्धि बोलते हैं NVA, और एट MP है। और याद होगा मैंने आपको बताया था कि V को आप क्या लिख सकते हो? D लिख सकते हो, तो NDP एट MP, यानी सवाल में आपको NDP एट MP निकालना है। लेकिन मैं आपको सवाल में क्या निकालना सिखा चुका हूं कि सर जब भी सवाल दिया हो, सबसे पहला काम है आपको GDP एट MP निकालना है, और कुछ नहीं निकालना। कुछ भी दिया रखा हो निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमेशा सबसे पहले क्या निकाला करो? GDP एट MP। GDP एट MP का फॉर्मूला, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, बाकियों का फॉर्मूला नहीं बताया, तो GDP एट MP कैसे निकलता है? तो GDP एट MP का निकालना फॉर्मूला क्या बताया था? इसी को मूल्य वृद्धि बोलते हैं। तो बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन माइनस में क्या होता है? मध्यवर्ती उपभोग। ये लीजिए मध्यवर्ती उपभोग लिख दिया। तो बिक्री कितनी दे रखी है सवाल में? बिक्री, तो बिक्री दे रखी है 90, तो 90 ले लिया मैंने, 11 लिखा हुआ था, आपको दिख सकता है। ये रहा बिक्री दे रखी है, यहां भी चलता है, ठीक है। तो बिक्री दे रखी है 90। उसके बाद स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन आपको बता चुका हूं मैं कि कैसे निकलता है। आप अंतिम में से क्या करते हो? प्रारंभिक को माइनस कर देते हो। तो जरा ढूंढो कि अंतिम कितना है, तो अंतिम 25 है, तो 25 में से क्या करूंगा मैं? प्रारंभिक कितना है? 15 घटा दूंगा, माइनस में मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है? खरीदारी। तो फॉर्म ये सारा एक्स का ही है, तो मध्यवर्ती उपभोग कितना दे दिया है? 40। ये लीजिए, पहले इसको सॉल्व करना है, सब कुछ मत सोचो आप, सबसे पहले यही सॉल्व करो। 90, 25 में से 15 घटाओगे तो आपको आएगा 10, माइनस में 40, तो 100, 90 और 10 कितना होता है? 100 में से 40 घटा दे, कितना आ गया? 60। अब आपको सवाल में क्या बोला गया था? NDP एट MP निकालना है, तो निकालो। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो NDP एट MP निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकाल चुके हो? GDP एट MP। तो जो निकाल दिया आपने यहां लिख दो, तो GDP एट MP लिख दो आप। अब GDP एट आप चेंज करना है, इसको चेंज करना है नेट, और ये क्या है? ग्रॉस। नेट बनाने के लिए हम मूल्यह्रास को क्या कर देते हैं? माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक MP बस हो गया, बस खत्म। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं था। तो GDP एट MP सार दे रखा है। अब आपको सवाल में क्या ढूंढना है? मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास ये रहा, 20 दे रखा है सवाल में, तो इसका आंसर कितना है? 20। तो आंसर कितना आया? 40। तो ये आपका आंसर निकल गया। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगर कोई दिक्कत होती है तो धन्यवाद बच्चों।